अल्केश पाल। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक को देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो इसमें मेन एक वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन, वो सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन, एटम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो अगर ये होगा उसी से कुछ रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बोलें तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि वो क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड है उनकी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं कि उसके अंदर आयन कोर्स हैं और जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है, ये सारी चीज़ें हैं अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गैस बनाते हैं आयन के आजू बाजू, आयन कोर के आजू बाजू घूमते हुए, और फ्री है विद इन द मेटल, कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो आया तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की। जनरली एक्सेप्ट किया गया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हेल्प करते हैं मेटल्स में। इसका एविडेंस बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिया गया था, जो कि स्टीवर्ट्स एंड टोलमैन ने दिया था। और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ सॉलिड दिया गया था उसके बाद में किसने, पॉल ड्रूड ने ये अज्यूम किया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं सॉलिड में और रैंडमली मूव करते हैं विद इन द सॉलिड। और इसी तरह से, किस तरह से, जैसे कि किसी गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कन्फाइंड कंटेनर के अंदर। ये जो मॉडल है उसको इलेक्ट्रॉन मॉडल बोला गया था, जो कि एप्लीकेबल है सारी की सारी कैटेगरीज में सॉलिड्स की। और ये जो मॉडल है वो यूज़ किया गया था एक्सप्लेन करने के लिए थर्मल, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द सॉलिड। अब यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो 3 स्टेजेस में, 3 पार्ट्स में दी गई थी। उसमें पहला पार्ट है द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो पॉल ड्रूड ने इन द ईयर 1900 में प्रपोज की थी, एंड उसी चीज़ को मॉडिफाई किया था लॉरेंस ने। इसी वजह से ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को ड्रूड लॉरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। इस थ्योरी में ये अज्यूम किया गया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं विद इन द फ्री सरफेस। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो क्या करते हैं, दे ऑबेज द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑबे करते हैं। इस थ्योरी में ये बोला गया था इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं। और ये जो थ्योरी है सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई किसको, ओम्स लॉ को, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को। हाँ, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन, या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को। तो ये छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। सेकंड, उसके बाद क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई। अब क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी समरफील्ड ने 1928 में डेवलप की थी। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं और ऑबे करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ऑबे करते हैं। समरफील्ड ने क्या बोलते हैं, ड्रूड लॉरेंस थ्योरी को उठाया था एंड उसी को मॉडिफाई किया था आगे। और इस थ्योरी में ये अज्यूम किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं। और ये जो थ्योरी है वो पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है, बट वेव कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, बट कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि सेम डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स थे। तो इन फीचर्स को छोड़ के बाकी कई चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द थर्ड, दैट इज बैंड थ्योरी, या इसको हम लोग जोन थ्योरी भी बोलते हैं। इन द ईयर 1928 में फेलिक्स ब्लॉच ने ये थ्योरी दी थी। अब ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जिबिट करते हैं वेव कैरेक्टर्स को, जैसे कि एटम सॉलिड में मूव करते हैं। और इन्होंने अज्यूम किया था कि जो पोटेंशियल है वो पीरियडिक मैनर में वेरी करता है सॉलिड के अंदर। और ये जो थ्योरी थी उस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को 3 पार्ट्स में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये ब्रीफ डिस्कशन था पूरी की पूरी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स का। अभी हम लोग जंप करते हैं पहली थ्योरी के ऊपर, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर। इसको ड्रूड लॉरेंस थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली ड्रूड ने दिया था एंड लॉरेंस ने उसको मॉडिफाई किया था। अब इनिशियली हम लोग इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या बोलता है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, और मेटल जो है ऐसे सच एटम से मिलके बना हुआ है जिसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, वो फ्री है मूव करने के लिए मेटल के पूरे वॉल्यूम के अंदर। जैसे कि किसी एक कंटेनर के अंदर गैस मूव करती है, सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी फ्रीली मूव करते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है वो एक इलेक्ट्रॉन गैस बनाता है, एनालॉगस टू द नॉर्मल गैस जिसमें मॉलिक्यूल से एटम फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और ये मेटल सरफेस के अंदर या वॉल्यूम के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉस्टुलेट है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और या तो पॉजिटिव आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन सबसे कोलाइड करते हैं। और ये जो सारे के सारे जितने भी कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक होते हैं नेचर में। दैट मीन्स कि लॉस ऑफ एनर्जी कहीं पर भी नहीं होती है, कहीं पर भी कोलिजन में। नेक्स्ट पॉस्टुलेट बोलता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनकी जो मूवमेंट है वो क्या ओबे करती है, क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करती है। फिर नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मेटल में वो ओबे करती है क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज को। नेक्स्ट पॉस्टुलेट बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म पोटेंशियल फील्ड में मूव करता है जो कि आयंस से बना है। और ये जो आयंस है लैटिस के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर जो लैटिस स्पेस है उसके अंदर लैटिस पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फ्रीली क्या बोलते हैं, सॉरी, आयंस फिक्स्ड हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है। फिर नेक्स्ट पॉस्टुलेट बोलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है या करते हैं किसी भी मेटल में, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, बट इनकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये थे हमारे पोस्टुलेट्स। अब इन पोस्टुलेट्स के बाद इनमें कई टर्म्स ऐसी आती हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जिसमें कि पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मीन फ्री पाथ आता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव करते हैं। जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तो नेट करंट जो है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो रैंडम है, और ये रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। क्योंकि हमको पता है कि जो करंट है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होता है, बट रैंडम डायरेक्शन है तो वो वहाँ पर करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और हर एक कोलिजन के बीच में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो दोनों की दोनों चेंज होती है। और 1900 में ड्रूड ने इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का यूज़ किया था और उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स को एक्सप्लेन किया था। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स को। और कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो जो करंट है किसी भी वायर के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि V होता है। अब हमको ऑब्वियसली पता है, या जो हम लोगों ने देखा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो मैं इस करंट को V/R के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है वो हटा के इज इक्वल्स टू लगा सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में R आ गया। और ये जो R क्या होता है, उस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट है वो क्या होता है, वो किस वजह से होता है, मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो
इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और इस एक्सर्टेड फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मूव करते हैं तो दे विल बी एक्सीलरेटेड। अब एक्सीलरेट होते हैं तो दे विल हैव सर्टेन वेलोसिटी v, और जो टो है वो टाइम होता है दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो दूसरे के बाद तीसरे, तो दूसरे और तीसरे के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उस कोलिजन का जो टाइम है उसको हम लोग टो से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आती है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट कर रही है। इट इज गिवन बाय माइनस एम वी अपॉन टो, और यहाँ पर m जो है वो इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया, F इक्वल्स टू ma। यहाँ पर m a इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर टोटल फोर्स हो गया ये फ्रिक्शनल फोर्स एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स लगा वो। अब अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेडी स्टेट में मूव कर रहे हैं, देयर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। तो यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। राइट हैंड साइड में से ये वाली टर्म उठा के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए और यहाँ से v की वैल्यू निकाली, तो m डिनोमिनेटर में और टो ऊपर में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा v इज इक्वल्स टू माइनस ई टू m मल्टीप्लाइड बाई ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं ये जो सेकेंड इक्वेशन आई ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी के बारे में। कौन सी वेलोसिटी, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स में होता है और गैस मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही वैसा होता है। तो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे और स्कैटर हो जाएंगे हर डायरेक्शन में और डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो रैंडम मोशन है वो ज़ीरो करंट को बर्थ देती है। क्यों, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो रिजल्टेंट करंट एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में, दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और उनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को नाम दिया गया है रैंडम वेलोसिटी। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होता है, और साथ में रैंडम वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन जो है टोटल वेलोसिटी, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से आती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों, क्योंकि अपनी रैंडम मोशन की जगह उनको फील्ड की वजह से किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी vd, और जो इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज, वो दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड फील्ड जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग में, और ये माइनस में है, दैट मीन्स दोनों बराबर तो होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो n जो है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, एक का चार्ज माइनस ई, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो माइनस ऑफ एन ई। तो टोटल चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। और ये करंट डेंसिटी जो है वो J से रिप्रेजेंट होती है। ये जो फिगर दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, इस फिगर में ये जो सिलेंड्रिकल पॉइंट जो है, ये सिलेंड्रिकल व्यू जो है, ये कॉपर वायर का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव इधर है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन नहीं बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स माइनस टू प्लस की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे एंड दे विल एक्वायर सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं जो करंट डेंसिटी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया J इक्वल्स टू I अपॉन A, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो J इज इक्वल्स टू NeV, यहाँ पर Ne क्या हो गया, टोटल चार्ज, और Vd क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, N इज इक्वल्स टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मास।
और ऊपर जो है वो मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ई, साथ में हमारा वी डी था, वी डी जो है हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड में निकाला था, दैट मीन्स माइनस ई टू एम मल्टीप्लाइड बाय ई। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और e इंटू ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर टू डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई ई, ये आ गया हमारा J, दैट मीन्स करंट डेंसिटी। अब हमको पता है J करंट डेंसिटी एंड सिग्मा दैट मीन्स कंडक्टिविटी, उन दोनों के बीच में रिलेशन है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं इसकी जगह सिग्मा सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टू डिवाइडेड बाई एम, ये जो कि हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड में लिखा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टू डिवाइडेड बाई एम। अब हमको पता है रो जो है, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, 1 अपॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो निकला है हमारा सिग्मा, वो सिग्मा बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यहाँ एम डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर क्या देती है कि अगर मान लो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है, मतलब n की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये जो हमारी कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकेंड जो टो है, दैट मीन्स मीन फ्री लाइफ टाइम, जो एक्चुअली टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन है, और ये जो है इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। टोटल एवरेज डिस्टेंस जो कि ट्रेवल किया एक इलेक्ट्रॉन ने बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उस पाथ को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, जो कि लैम्डा से डिनोट होता है। तो दोनों कोलिशन के बीच में एवरेज टाइम जो है इट इज गिवन बाय मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टो इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आरएमएस वेलोसिटी जो है काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस ऑफ के टी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है हमारी कौन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वाली इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इन तीनों से हम लोगों ने क्या क्या निकाला, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्राइस ऑफ एम के टी, तीनों की तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है रो में। तो अब सिग्मा रो जो है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा हो जाता है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल टोटल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 क्या बताता है कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ था तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेडी स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोशन एक्वायर कर लेंगे, और मोशन हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स दैट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन तक आने में जो भी लगता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिलैक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डी वी डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वी डी डिवाइडेड बाई टू, सेम जो पहले किया था हम लोगों ने। अब यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा डी वी डी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पर क्या है, डी टी उठा के हम लोग इधर लेके गए और वी डी हम यहाँ लेके गए, तो 1 अपॉन वी डी इंटू डी वी डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टू इंटू डी टी, ये बचा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन पूरा। अब अगर टी की वैल्यू देखते हैं, दैट मीन्स टी 0 है, इनिशियल टाइम है, उस केस में वी डी जो है वो स्टेडी स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, कौन से, ई एस कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं सारे। अब अगर मान लो टी की वैल्यू टो डाल दी,
तो Vd at t विल बी इक्वल्स टू Vd डिवाइडेड बाई E। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है हमारे पास, इस इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू डिके 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम, वो ये हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। अब अगर मोबिलिटी की बात करें तो वो मोशन, मूवमेंट, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है उसको हम लोगों ने म्यू से रिप्रेजेंट किया, और वो क्या बोलता है कि इट इज़ स्टेडी स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाते हैं और कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी आती है उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो Vd की यहाँ पर, तो हमारे पास E2 अपॉन m बचेगा। अब हमको ये पता है कि जो सिग्मा है वो Ne² अपॉन m2 होता है। अब E² को अलग E इंटू ई कर दो, तो Ne इंटू ई अपॉन m2 आ गया ये। अब E2 अपॉन m आ गया। E2 अपॉन m क्या होता है, म्यू होता है, और हमको पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू Ne, और साथ में म्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा आगे क्या आ गया, सिग्मा आ गया। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा कंडक्टिविटी, इट इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा की वैल्यू Ne सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर जो है रो, एन एंड म्यू, ये तीन कंडीशंस हैं, और इनमें से जो क्वांटिटीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। ये रो जो है वो एन और म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और एन और म्यू किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन था। अब क्लासिकल थ्योरी तो आई, क्लासिकल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखे, उसके बारे में डिटेल पढ़ा। अब देखते हैं क्लासिकल थ्योरी के फ़ायदे क्या हुए, हमको देने से क्या फ़र्क पड़ा। तो जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसने क्या किया, उसने ओम्स लॉ को वेरीफाई किया, उसके बाद उसने इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन किया, फिर उसने वीडमैन फ्रांस लॉ को डिवाइड किया। वीडमैन फ्रांस लॉ दैट मीन्स कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड इन द लास्ट जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो होती है उनको भी एक्सप्लेन किया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स जो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे या बेनिफिट्स थे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। अब एडवांटेजेस हैं बट कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के। पहला ड्रॉबैक ये था कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो थी वो टेम्परेचर के साथ जो चेंज आता है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ किस तरह से है वो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो क्या बोलती है ये, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर है, एक्चुअल में ये होता है, बट थ्योरी में हम लोगों ने पीछे देखा था कि वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होता, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी। ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर टी, बट जो एक्सपेरिमेंटली थ्योरी के थ्रू आया वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि के अपॉन सिग्मा टी जो है वो एक कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं होता है। ये भी एक फेलियर था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था दोनों में। नेक्स्ट है ये है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू 3/2 पाई ऑफ आर होती है।
बट एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 आर होती है, जहाँ पर आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है किसकी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा आती है। और फेरामैग्नेटिज्म जो है, फेरोमैग्नेटिज्म, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में देखा, क्लासिक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटम कॉन्सेप्ट्स। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकली या क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, मैक्स प्लैंक ने क्या किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी इन द ईयर 1900 में। दैट मीन्स जो एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो इंट्रोड्यूस किया था और क्वांटम कॉन्सेप्ट आई थी इस थ्योरी में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टीन ने 1905 में यूज़ किया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। फिर बोर ने भी इस कॉन्सेप्ट को 1911 में यूज़ किया था अपने एटॉमिक मॉडल के लिए, और वो पार्शियली सक्सेसफुल भी हुआ था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। फिर कॉम्पटन ने भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया, कौन सा, क्वांटम के लिए, क्वांटम वाला कॉन्सेप्ट, और क्वांटम कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट होने लगा साइंटिस्ट के द्वारा इन द अर्ली स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी। अब ये जो क्वांटम कॉन्सेप्ट जो है, इसमें जो क्वांटम कंसिडरेशन जो है वो क्या होते हैं, पहली चीज़ ये कि जो कोई भी एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो डिस्क्रीट होता है, उसकी कुछ सर्टेन वैल्यूज होती हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। और ये जो एनर्जी है क्वांटम की वो एच न्यू होती है, और ये जो डिस्क्रीट एनर्जी है उसको फोटोन भी बोलते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है किसी भी एनर्जी का, वो एच न्यू के ऑर्डर में ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं E1 और E2 दो एनर्जी स्टेट्स हैं, तो दो एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस जो है वो एच न्यू के बराबर होता है। और ये जो रेडिएशन है वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है वो भी एच न्यू के ऑर्डर में ही करता है, 1 टाइम्स ऑफ एच न्यू, ट्वाइस ऑफ एच न्यू, इस तरह से, और वो एक्साइट होके हायर लेवल पे चला जाता है। बिल्कुल अगर रिवर्स आए, इमिशन की अगर बात करें तो वहाँ पर ट्रांजिशन होता है अपर स्टेज, दैट मीन्स E2 से E1, अपर स्टेज से लोअर स्टेज में, और जब ट्रांजिशन होता है तो इमिशन ऑफ एनर्जी होता है, और ये जो एनर्जी है ये भी एच न्यू के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके पोस्टुलेट बोल दो वो क्या होता है, तो उसमें क्या आ गया कि रेक्टिफाई करने के लिए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समरफील्ड ने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी थी 1928 में। ये जो थ्योरी है वो क्वांटम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और ये जो है थ्योरी जो है कौन सी, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, वहीं से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स उठाए हैं उन्होंने। अब क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या हो गए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए 100% फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन द क्रिस्टल कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं किसी कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट जो एनर्जी का लॉस है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ, बाकी अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन कॉस या वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स कि कोई भी एनर्जी का लॉस किसी भी कोलिजन में नहीं होगा। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है और क्या है, क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को ऑबे करता है। ये जो वेलोसिटी है और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दीज आर गवर्न्ड बाय फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था हमारा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने ब्रॉडली इन डिटेल दो थ्योरी डिस्कस की।
पहली क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड दूसरा था क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।